गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था फेयर डायग्राम इन आरएलसी सर्किट, एल सर्किट एंड आरएल सर्किट के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे कि जो इंटीजर होता है उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर विद इन एन इंटीजर एंड एलसी ऑसिलेशन के बारे में इस क्लास में हम जानेंगे। एनर्जी स्टोर विद इन अ इंटीजर कितनी एनर्जी स्टोर होती है इंटीजर के अंदर। जैसा हमें पता है जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो बराबर होता है E इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन के डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जो होता है इंडिकेट करता है डायरेक्शन अपोजिट होती है ई और आई की। नाउ जो वर्क डन होता है किसी बॉडी को, वर्क डन जो होता है किसका होता है, जब वर्क डन या पावर, पावर जो होती है किसी बॉडी की किसके बराबर होती है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट पर वर्क किया जा रहा है उसे हम पावर कहते हैं। नाउ पावर जो होता है वो बराबर हो जाती है हमारी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के बराबर, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी के बराबर हो जाती है। और इसी के साथ हमारे पास पावर का एक फॉर्मूला और होता है, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास होता है E इंटू आई। ई इंटू आई एक पावर का फॉर्मूला होता है, ये हमने पढ़ रखा है। ये कुछ इस तरीके से होता है, पावर इक्वल टू बी आई। और भी इस तरीके फॉर्मूले हमने पढ़ रखे थे, दैट इज आई स्क्वायर आर एंड बी स्क्वायर आर। ये कुछ पावर के हमारे फॉर्मूले होते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे हैं। तो हम उसमें से यहां ई रख दिया, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमने क्या किया, ई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। हम नेक्स्ट टाइम को भी गार्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो केवल डैश दिखा रहा है। तो पावर इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई। तो पावर हमारी किस तरह होगी, पावर हमारी बराबर हो जाती है एल आई डी आई अपॉन डी टी के बराबर। पावर हमारी एल आई डी आई अपॉन डी टी के बराबर हो जाती है। नाउ एक पावर का फॉर्मूला हमारे पास ये आया और एक पावर हमारे पास ये थी। सो दोनों को इक्वल रखने पर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू एल आई डी आई अपॉन के डी टी। टी से टी कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो डी डब्ल्यू हमारे पास बनता है एल आई डी आई के बराबर। नाउ अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड of the equation
वी हैव डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल आई टी आई। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू आती है ये 0 टू डब्ल्यू और ये 0 टू आई। तो हमारी वैल्यू बनती है वर्क इक्वल्स टू एल को बाहर निकाल लिया, 0 टू आई फुल करंट, एल आई वर्क डन इक्वल टू एल इंटीग्रेशन एल आई डी आई। इंटीग्रेट करने पर जो वर्क होता है वो मिलता है हमें, एल तो बाहर आ गया, एल यहां पे है, हाँ, हमें मिलता है एल आई स्क्वायर अपॉन 2 0 टू आई। तो वर्क डन जो होता है बराबर हो जाता है हमारा 1/2 एल आई का स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, total work done is converted into energy. So energy को हम U B से नोट कर देते हैं। एनर्जी स्टोर विद इन इंडिविजुअल और इंडक्टेंस मिलता है हमें एल आई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ द इंडिविजुअल और इंडक्टेंस। इसी तरीके से जो हमारा कैपेसिटर होता है उसके अंदर भी हमारी एनर्जी स्टोर होती है यू ई। उसका फॉर्मूला हम पहले टाइप कर चुके हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर उसकी वैल्यू आती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर इसकी वैल्यू रहती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर हमारी उसकी वैल्यू आती है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एलसी ऑसिलेशन। क्या होता है एलसी ऑसिलेशन, इसे हम समझेंगे अब। इसे थोड़ा रीच करते हैं से। एलसी ऑसिलेशन, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और ये इंडक्टेंस है, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है। हमने कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। वी कनेक्ट अ कैपेसिटर विद अ बैटरी। नाउ इसके पास एक स्विच है जिसे हमने नाम दिया K1 और सेकंड स्विच जो है उसको नाम दिया हमने K2। उस स्विच को नाम हमने K2 दिया। वन साइड पॉजिटिव, सेकंड साइड नेगेटिव। नाउ बैटरी एंड की जो हैं कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। अब हमने की K1 को ऑन किया और सर्किट को क्लोज कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर है उससे चार्ज मिलने शुरू हो जाता है थ्रू अ बैटरी। बैटरी की मदद से हमारे कैपेसिटर को चार्ज मिलना शुरू हो जाता है और हमारा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। अवर कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग।
जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हुआ? हाँ से हाँ, तो हमने क्या कह रहे थे, बैटरी जो थी वो हमें चार्ज दे रही थी। जो बैटरी थी वो हमें चार्ज दे रही थी, एंड जो की था वो क्लोज हो गया। नाउ कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई। चार्ज स्टोर विद इन अ कैपेसिटर, जो चार्ज मिला वो सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने लगा, और चार्ज धीरे 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 करके चार्ज कंप्लीट हो गया हमारे कैपेसिटर के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में हमने उसे बैटरी से डिस्कनेक्ट करके एक या बैटरी को ऑफ कर दिया। सेकंड कंडीशन में, जो हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, उसमें हमने बैटरी को ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया उस बैटरी से। और नाउ अब हमने K2 की जगह K1 को कनेक्ट कर देंगे। K1 को हमने ऑफ कर दिया और K2 को ऑन कर देंगे, और कैपेसिटेंस को, जो कि चार्ज है, जिसके पास चार्ज है, उस कैपेसिटेंस को हम इंडक्टेंस L से कनेक्ट कर देंगे। तो K2 की को हमने जब कनेक्ट किया तो क्या होता है, अब हम देखते हैं। जैसे ही हमने की K2 को कनेक्ट किया, की K2 को जैसे ही हमने कनेक्ट किया, क्या हुआ? की K2 को जैसे ही हमने कनेक्ट किया, जो चार्ज कैपेसिटर के अंदर था वो चार्ज सर्किट के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है, और वो चार्ज इंडक्टेंस के पास जाने लगता है। कैपेसिटर जो हमारा था वो फुली चार्ज था, और उसके अंदर जो एनर्जी थी, जो एनर्जी स्टोर विद इन अ कैपेसिटर, जो हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, उसी फॉर्मूले से U=Q² 2C के बराबर हमारी एनर्जी होती है। और वही एनर्जी जब करंट फ्लो करता है तो इंडक्टेंस के अराउंड जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी जो होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट करती है। जैसा हमें पता है, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सो करंट दैट पास बाई अ कैपेसिटर इन अ सर्किट एन LC प्रोड्यूस एन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन इंडक्टेंस। और उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होने लगती है, जो हमने फॉर्मूला निकाला था, एनर्जी इन इंडक्टेंस 1/2 LI का स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है 1/2 LI स्क्वायर के बराबर। जो हमारा कैपेसिटेंस था कंप्लीटली चार्ज था। फर्स्ट कंडीशन में जो हमने शुरुआत में लिया था, जो हमारा कैपेसिटेंस था वो कंप्लीटली चार्ज था। कंप्लीटली चार्ज कह सकते हैं, या फुली चार्ज था, पूरी तरह से चार्ज था। और फुली चार्ज कैपेसिटर ने जब करंट पास किया तो हमारे इंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड में जो एनर्जी थी वो बराबर थी 1/2 LI स्क्वायर के, 1/2 LI स्क्वायर के बराबर थी। ऐसी कंडीशन में एक और बात, जब हमें एक बात पता है, जैसा कि जब कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है।
तो ऐसी कंडीशन में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है विद इन अ कॉइल। ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कॉइल के अंदर जो कि अपोज करता है चेंज विद इन कैपेसिटर। और और वो ईएमएफ जो होता है अगेन चार्ज कर देता है कैपेसिटर को। तो हम इसे कह सकते हैं कि पहले जो कैपेसिटर की एनर्जी थी, जो सी की एनर्जी थी, वो एल के पास गई, और जब सारी एनर्जी उसने दे दी तो फिर वो रिटर्न बैक होकर के जो इंडक्टेंस से होते हुए वंस अगेन कैपेसिटर के पास आ गई। और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है, कैपेसिटेंस से इंडक्टेंस पर और इंडक्टेंस से कैपेसिटेंस पर, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। और इसी साइकिल को डेट्स फ्लो ऑफ एनर्जी इज सेड टू बी एलसी ऑसिलेशन। यह इस तरीके का ऑसिलेशन कंटिन्यूसली होता रहता है। नाउ ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो हम देख रहे हैं, इन्हें हम समझाने के लिए और डिटेल में समझने के लिए हम स्टेप वाइज मेथड में इसे समझेंगे। स्टेप वाइज मेथड में समझने के लिए हम 8 स्टेप्स लेंगे। 8 स्टेप्स में हम आपको समझाएंगे कि ये एलसी ऑसिलेशन किस तरीके से होता है, और वो 8 स्टेप किस तरीके से होते हैं और वन बाय वन करके समझाएंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा ग्राफ देखते हैं। जो एलसी ऑसिलेशन जो हमारा हो रहा है, और इसमें हम सोचते हैं या अज्यूम करते हैं कि एनर्जी का लॉस ना के बराबर हुआ है। देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आफ्टर एवरी हाफ साइकिल जो करंट है, फर्स्ट टाइम इंडक्टेंस में जाएगा, फिर कैपेसिटेंस में जाएगा, फिर इंडक्टेंस में जाएगा, फिर कैपेसिटेंस में जाएगा, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। उसका एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पर सेम ही रहेगा। इस तरीके के ऑसिलेशन को हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। सच टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज सेड टू बी अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। लेकिन हमारी रियल लाइफ में ऐसा ऑसिलेशन हमें नहीं मिलता। और आमतौर पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है एलसी ऑसिलेशन के अंदर, आफ्टर एवरी साइकिल देयर इज समथिंग रिडक्शन हमें देखने को मिलती है करंट के अंदर। इसी कारण से हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन देखने को मिलता है। एंड आफ्टर एवरी साइकिल जो अमाउंट ऑफ करंट होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है, अमाउंट ऑफ करंट रिड्यूस होता चला जाता है। और जो हमें ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आफ्टर एवरी साइकिल जब एल का चार्ज सी में आया, सी का चार्ज एल में आया और ऑसिलेट किया, तो कुछ चार्ज रेजिस्टेंस की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से चार्ज कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और एट लास्ट वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पर लग रहे थे उसने उसे स्लो डाउन कर दिया। अगर हम ये मान के चलें कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता जो कि उस पर इम्पैक्ट डालेगा, या इम्पैक्ट डालने वाला एक्सटर्नल फैक्टर कोई नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये ब्लर हो रहा है। तो अब हम वो स्टेप देखेंगे जिनमें हमारा ऑसिलेशन होता है वन बाई वन, जिससे हमें आइडिया लगेगा। तो देखते हैं हमारे स्टेप वन के अंदर, इन स्टेप वन जो हमारा कैपेसिटर था वो पूरी तरह से चार्ज था। जो हमारा कैपेसिटर था फुली चार्ज कैपेसिटर था। इन आवर फर्स्ट कंडीशन कैपेसिटर इज गोइंग टू बी फुली चार्ज। और कनेक्शन हमने उसे दिया तो वो कैपेसिटर का जो चार्ज था वो इंडक्टर के अंदर गया। कैपेसिटर का चार्ज जो था इंडक्टर के अंदर गया इन फर्स्ट कंडीशन।
जो फुली चार्ज कैपेसिटर है अब वो करंट को फ्लो कराएगा। नाउ सेकंड स्टेप सेकंड के अंदर जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया हमारे इंडक्टर के अंदर, तो क्या होता है, ये हमारा कैपेसिटर है, इट इज़ द कैपेसिटर वी हैव, ये हमारा कैपेसिटर है। क्या हो रहा है? तो देखिए ये हमारे पास कैपेसिटर था, तो उसका कुछ चार्ज खत्म हो गया, कुछ चार्ज लॉस हो गया, जो कि उसने सर्किट के अंदर दे दिया, और वो सर्किट के अंदर दिया गया चार्ज सी, अब वो चार्ज जो है इंडक्टर के अंदर फ्लो करना स्टार्ट किया, और उसकी मदद से करंट पैदा हुआ, और उस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया अराउंड द इंडक्टेंस एल के चारों तरफ उसने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। तो स्टेप सेकंड में हमने देखा जो चार्ज कैपेसिटेंस से पास हुआ उसने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया इंडक्टेंस के चारों तरफ। नाउ इन स्टेप थर्ड में हम देखते हैं जो इंडक्टर था उसके पास सारा चार्ज चला गया, और जो हमारा कैपेसिटर था वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर बिकम कंप्लीटली डिस्चार्ज, और उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जो बना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना, एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, क्योंकि सारा का सारा चार्ज इंडक्टर के पास आ गया, और उसकी वजह से जो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बना वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना। तो क्या होता है, यह चार्ज कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, और तो ऐसी कंडीशन में हमारा इंडक्टर जो था वो फुली चार्ज हो गया। जो कैपेसिटर था उसका सारा चार्ज इंडक्टर के अंदर आ गया, इंडक्टर गेट फुली चार्ज और कैपेसिटर गेट कंप्लीटली डिस्चार्ज। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी थी वो 1/2 Li² के बराबर एनर्जी आ गई। एक और बात, जब हमारा स्टेप 1 था तो स्टेप 1 के अंदर सारी की सारी एनर्जी जो प्रेजेंट थी वो कैपेसिटर के अंदर थी, और उसकी एनर्जी का फॉर्मूला था UV=Q² 2C के बराबर एनर्जी थी। सेकंड स्टेप के अंदर, इन स्टेप सेकंड, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो थी हमारे इंडक्टर के अंदर भी आ गई, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इंडक्टर के अंदर आ गई, डेट इज UE=1/2 Li², और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेसिटर के अंदर भी रही, डेट इज Q² 2C के बराबर एनर्जी हमारे कैपेसिटर के अंदर भी रही। नाउ थर्ड केस में जितनी भी एनर्जी थी, जो टोटल एनर्जी थी, वो सारी की सारी एनर्जी हमारे इंडक्टर के अंदर आ गई 1/2 Li² नॉट, और वहीं जो हमारा कैपेसिटर था उसके पास एनर्जी नहीं रही, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज कंप्लीटली, कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। नाउ स्टेप 4, अब स्टेप 4 में क्या हुआ इसे देखते हैं। स्टेप 4 के अंदर हम देखते हैं
स्टेप 4 के अंदर हम देखते हैं तो स्टेप 4 में हमारे पास इंडक्टर है। अब इंडक्टर को कहीं से भी चार्ज नहीं मिल रहा क्योंकि हमारा कैपेसिटर तो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुका है। जो हमारा कैपेसिटर था वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कैपेसिटर है वो कोलैप्स होने लगता है और कम होने लगता है। एंड अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्लक्स जो हमारी कॉइल है वो अपोज करती है बाई इंड्यूसिंग एन ईएमएफ प्रोड्यूस करके चेंज इन फ्लक्स या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। तो वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है बाई प्रोड्यूसिंग एन ईएमएफ, और उसने इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस किया ताकि जो फ्लक्स है उसको अपोज किया जा सके, जिसके कारण कॉइल के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और उस करंट ने कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। कैपेसिटर के अंदर चार्ज आया, लेकिन जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज आया वो अपोजिट डायरेक्शन में आया क्योंकि ईएमएफ भी अपोजिट डायरेक्शन में बना है, क्योंकि वो अपोज करने के लिए बना है। इसी वजह से कैपेसिटर के अंदर चार्ज जो आया वो भी अपोजिट ही आया। तो दोनों के अंदर जो एनर्जी हुई वो 1/2 Li² एंड 1/2 Li² एंड Q²/2C के बराबर एनर्जी बनती है हमारी। Q²/2C के बराबर हमारी एनर्जी बनती है। Q²/2C के बराबर हमारी एनर्जी बनती है। जो Q²/2C के बराबर जो हमारी एनर्जी बनती है इन द स्टेप 5 के अंदर जो हमारा कैपेसिटर था अब उसके अंदर चार्ज आना स्टार्ट हुआ और इंडक्टर से चार्ज जाना स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे करके इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जितना भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर था वो सारा का सारा चार्ज वंस अगेन कैपेसिटर में आ गया इन अपोजिट डायरेक्शन, और वंस अगेन हमारा जो कैपेसिटर था वो फुली चार्ज हो गया। कैपेसिटर गेट फुली चार्ज और दिस टाइम इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो विद इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा था वो 0 के बराबर हुआ। और इंडक्टर जो था उसके पास अब कोई एनर्जी नहीं बची, और जितनी भी एनर्जी थी वो सारी एनर्जी हमारा कैपेसिटर के अंदर आ गया। डेट इज UV इक्वल्स टू Q²/2C का स्क्वायर के बराबर हमारी एनर्जी हो गई। नाउ स्टेप 5 में ये हमारा कैपेसिटर वंस अगेन कंप्लीटली चार्ज हो गया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ स्टेप 6 के अंदर इन स्टेप 6 1 2 3 4 5 स्टेप 6 तो हमने 7 डाल दिया गलती से, आप इसे चेक कर लेना क्योंकि वीडियो पहले बन चुकी है। हाँ, स्टेप 6 के अंदर हम देखते हैं जो कैपेसिटर जो था अब वो चार्ज को वंस अगेन देना स्टार्ट करता है सर्किट के अंदर वंस अगेन चार्ज को देना स्टार्ट करता है वट दिस टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन इस बार उसने अपोजिट डायरेक्शन में दिया, और अपोजिट डायरेक्शन में दिया, और जब ये चार्ज हमारे इंडक्टर के अंदर फ्लो किया, व्हेन दैट चार्ज फ्लो विद इन द इंडक्टर, तो इंडक्टर में जब चार्ज फ्लो हुआ ये चार्ज हमारा, तो इसने मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, क्योंकि करंट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। लेकिन इस टाइम करंट अपोजिट डायरेक्शन में था, डायरेक्शन चेंज थी, इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी
चेंज हो गई। अब दोनों के पास एनर्जी आ गई। बोथ द पार्टिकल ऑब्टेन सम अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। दोनों पार्टिकल के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन हो गई है, उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आ गई। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी थी इंडक्टर के पास U = 1/2 Li² और कैपेसिटेंस के पास Q²/2C के बराबर। स्टेप 6 है ये, स्टेप 7 नहीं, स्टेप 6। स्टेप 7th। नाउ स्टेप 7 में जितना भी चार्ज था, टोटल चार्ज जो था, वो सारा का सारा चार्ज हमारे इंडक्टर में चला जाएगा और वंस अगेन हमारा कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। देयर इज नो चार्ज गोइंग टू बी प्रेजेंट विद इन कैपेसिटर। और इस कंडीशन में जो हमारा इंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अराउंड द इंडक्टर और कैपेसिटर बिकम कंप्लीटली डिस्चार्ज। और इस कंडीशन में जब हम एनर्जी देखते हैं तो जो टोटल एनर्जी प्रेजेंट थी, टोटल एनर्जी प्रेजेंट विद इन अ सर्किट, टोटल एनर्जी जो प्रेजेंट थी सर्किट के अंदर, वो UE = 1/2 Li0 का होल स्क्वायर के बराबर होती है। एंड जो इंटर कैपेसिटेंस के अंदर जो एनर्जी होती है वो 0 के बराबर होती है। इस बार जो एनर्जी बनी है अपोजिट डायरेक्शन में बनी है, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नाउ सिमिलर वही काम होता है कि अब वो जो कैपेसिटर है उससे एनर्जी मिलना स्टॉप हो गया, अब वहाँ से एनर्जी नहीं मिल रही। तो ऐसी कंडीशन में लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय इंड्यूसिंग EMF इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में EMF को इंड्यूस करके, अब उसने EMF अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस किया। जब उसने EMF अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस किया तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और करंट फ्लो होना स्टार्ट होने के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था अराउंड कॉइल, वो थोड़ा वीक होने लगा और हमारा कैपेसिटर जो था चार्ज होने लगा। और इस बार भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। दिस टाइम डायरेक्शन ऑफ द चार्ज चेंज वंस अगेन जो डायरेक्शन थी चार्ज की वो चेंज हो गई। और हम जब एनर्जी डायग्राम में देखते हैं तो इंडक्टेंस के पास एनर्जी 1/2 Li² एंड कैपेसिटर के पास 1/2 Q² के बराबर एनर्जी बनी। Q² 2C के बराबर एनर्जी बन के आती है। Q²/2C के बराबर एनर्जी बन के आती है। इस तरीके से और करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। नाउ अब क्या होता है, जितना भी चार्ज था सारा का सारा कैपेसिटर के अंदर वंस अगेन चला जाता है और स्टेप 1 रिपीट हो जाता है। स्टेप 1 वंस अगेन रिपीटेड। जो डायरेक्शन हमारी कैपेसिटर की फुली चार्ज होती है, कैपेसिटर फुली चार्ज वंस अगेन हो जाता है और उसके अंदर एनर्जी आ जाती है जो हमारी UV = Q²/2C थी। फिर उसके बाद वो कैपेसिटर एनर्जी देता है इंडक्टर को और इंडक्टर को एनर्जी देता है, तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। फिर उसके बाद वो कंप्लीट डिस्चार्ज होता है और डिस्चार्ज होकर के सारी एनर्जी इंडक्टर के पास आ जाता है। वो फुल एनर्जी 1/2 Li² हो जाती है। फिर वंस अगेन अब EMF इंड्यूस होता है अपोजिट डायरेक्शन में और वो करंट फ्लो कराता है और कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। और तो दोनों के पास एनर्जी, डायग्राम में हम दोनों की एनर्जी देख सकते हैं, दोनों के पास एनर्जी होती है। फिर थर्ड केस में जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर जो चार्ज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होता है और कैपेसिटर के पास एनर्जी Q²/2C होती है। नाउ अब दोनों के कैपेसिटर जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और एनर्जी ट्रांसफ़र करके दोनों ही एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और दोनों के बराबर एनर्जी हो जाती है। और उसके बाद स्टेप 7 में फिर से
हमारा इंडक्टर फुली चार्ज हो जाता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, इंडक्टर कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है। फिर ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ गोइंग टू इंड्यूस, और ईएमएफ इंड्यूस होता है और ईएमएफ इंड्यूस होकर के अगेन कैपेसिटर को चार्ज करता है और कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है। और इस तरीके से जो साइकिल है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 7, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8 और 1 सेकेंड रिपीटेड एट स्टेप 1। ये साइकिल जो होता है चार्ज का, चार्ज पहले एल के पास, चार्ज पहले सी के पास था, सी के पास से एल के पास आया, फिर एल के पास से सी के पास गया, फिर सी के पास से एल के पास गया, फिर एल के पास से सी के पास गया, और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हुए। इसी चेंज इन डायरेक्शन को या फ्लक्चुएशन को ही हम एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। यही चार्ज का मूव करना इन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में चार्ज का जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को हम एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में चार्ज का ऑसिलेट करना, और अच्छे से कहना चाहें तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। जो टोटल चार्ज होता है या टोटल एनर्जी जो प्रेजेंट होती है कैपेसिटर के अंदर, वो क्या होती है, या हम अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा चार्ज होता है या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कितना एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो जैसा हमें पता है, जो हमारे पास चार्ज था इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है वो Q/C के बराबर होता है, और इंडक्टर के अंदर चार्ज होता है EMF जो होता है वो LI/dI/dt के बराबर होता है। और दोनों के अंदर चार्ज इक्वल ही होता है, Q/C इज इक्वल टू L/dI/dt। तो हमने इधर लिया तो क्या फॉर्मूला बनता है, QC माइनस L/dI/dt बनता है। जैसा हमें पता है जो I होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है, I इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसलिए हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रखा वहाँ पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रखने पर और नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट किया, क्योंकि चार्ज के पास चार्ज नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कट किया तो वैल्यू हमारी बनती है Q/C प्लस L डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारी इक्वेशन बनती है L डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस Q/C प्लस Q/LC। जब हमने L का डिवाइड सब में कर दिया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है। और जब हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर इट विद सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है एंगल ऑफ वेलोसिटी की, वो हम देखते हैं। जो ओमेगा स्क्वायर की जो एंगल ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू जो मिलती है वो हमें मिलती है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। और जब ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, ओमेगा इक्वल टू 1/LC निकलती है, और जब ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो 1/√LC के बराबर वैल्यू आती है। और जैसा हमें पता है ओमेगा जो होता है 2πV के बराबर होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2πV इक्वल टू 1/√LC। सो V की वैल्यू हमारे पास आती है 1/2π√LC के बराबर हमारी एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है। ये हमारी एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनती है
फॉर द केस एलसी ऑसिलेशन के केस में ये हमारी वैल्यू बनती है एनर्जी की, सॉरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनती है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनती है। तो इस तरीके से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ एनर्जी की इक्वेशन किस तरीके से बनती हैं इन एलसी ऑसिलेशन के अंदर। एलसी ऑसिलेशन के अंदर दो एनर्जी होती हैं, एक तो एनर्जी ऑफ इंडक्टर और दूसरी होती है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो टोटल एनर्जी जो होती है इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की एनर्जी का सम के बराबर होती है, दैट इज यूई प्लस यूबी। तो एनर्जी जो होती है बराबर होती है यूई की एनर्जी 1/2 एल आई का होल स्क्वायर, 1/2 एल आई का होल स्क्वायर, 1/2 एल आई का होल स्क्वायर प्लस 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन बनती है इन एलसी ऑसिलेशन। इस तरीके की इक्वेशन जो होती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी केस में ही बनती है, दैट इज इट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 kx स्क्वायर के बराबर हमारी एनर्जी बनती है। इस तरीके से हम एनर्जी की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये दोनों एनर्जी की इक्वेशन क्वाइट सिमिलर हमें देखने को मिलती हैं, बोथ हैव द सिमिलरिटी इन बिटवीन देम। नोट इट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे।